नाज़रीन, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी ब्रीफिंग सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से एक ब्रीफिंग हुई है हाईएस्ट लेवल। और उस ब्रीफिंग का जो टॉपिक था वो पिछले 2 साल 3 साल के अंदर होने वाली ब्रीफिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ था। और उसके अंदर जो बातें की गई वो भी बिल्कुल मुनफरद थी और डिफरेंट थी जो माजी के अंदर जिस तरीके की ब्रीफिंग्स हो चुकी हैं। इस ब्रीफिंग का जो टॉपिक था दैट वाज इंडिया इज़ अ फेल्ड एंड अनवायबल स्टेट। और फैक्ट्स, एविडेंस और लॉजिक के साथ बहुत पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड किए गए, बहुत पावरफुल सवाल जो हैं वो उठाए गए भारत को लेकर, और एक बहुत क्लियर पिक्चर प्रेजेंट की गई, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन फैक्ट्स एविडेंस लॉजिक, जो सारी सबूत और शवाहिद सामने आए हैं उसकी बेस के ऊपर कि भारत कहाँ पे खड़ा है, कहाँ जा रहा है और पाकिस्तानियों की इस मामले में क्या जिम्मेदारी। नाज़रीन, सबसे पहले पाकिस्तान इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर नहीं करता। 47 के बाद जिस तरीके से पार्टीशन हुई, पाकिस्तान बॉर्डर के अलावा और भी बहुत कुछ जो है वो हम शेयर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 25 करोड़ मुसलमान यहाँ पे रहते हैं, तो तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान इंडिया में रहते हैं, जो कि किसी सूरत भी 20 करोड़ किसी मुल्क के अंदर अगर रह रहे हैं उस नेशन स्टेट के अंदर, तो वो कभी भी माइनॉरिटी नहीं होते। उस तरह से और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो पाकिस्तान इंडिया के साथ शेयर करते हैं। तो इंडिया के अंदर अब जो होने जा रहा है उसको लेके पाकिस्तानियों की भी एक जिम्मेदारी है। और होने क्या जा रहा है वो ये है कि जो सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से बताया गया कि जो इंटरनेशनल और नेशनल इंडिकेटर्स हैं, हिस्टोरिकल डेटा है, भारत के अंदर से जो फैक्ट्स एविडेंस डेटा कलेक्ट किया गया है, उसके मुताबिक भारत के अंदर इंसानी तारीख का, जाहिर है 1 बिलियन प्लस पॉपुलेशन है, तो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा जेनोसाइड होने वाला है। यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है द वर्ल्ड जेनोसाइड वॉच, और उसके हेड हैं ग्रेगरी स्टेंटन। ग्रेगरी स्टेंटन वही शख्स है जिसने रवांडा में होने वाले जेनोसाइड को उसके होने से कई साल पहले सबूतों के साथ फैक्चुअली प्रिडिक्ट किया था, और फिर रवांडा के अंदर जेनोसाइड हुआ। ग्रेगरी स्टेंटन का ये कहना आप खुद सुन लें। So we are warning that genocide could very well happen in India. जी हाँ, ग्रेगरी स्टेंटन भी यही कह रहे हैं कि भारत में इंसानी तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम होने वाला। अब इस ब्रीफिंग के अंदर जो बात की गई वो ये थी कि ये जो जेनोसाइड होने वाला है इसके चंद मुहर्रकात हैं। क्यों होने वाला है, जेनोसाइड के पीछे भी कुछ वजूहात है ना कि क्यों होगा जेनोसाइड। उसमें बुनियादी तौर के ऊपर द फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का बनना हिस्टोरिकल एनॉमली थी। अब से आप पिछले 1000 साल की अगर बात करें तो इट हैज़ ऑलवेज टुक मुस्लिम रूलर टू यूनाइट इंडिया। और मुसलमान इंडिया को क्यों यूनाइट करते थे, जितने भी मुसलमान रूलर है वो एक ख्वाब लेके आते थे कि हमने इंडिया को इकट्ठा करना है। ये तो वो फिल्में बॉलीवुड के अंदर जो मुसलमानों के इंतहाई खिलाफ इन्होंने बनाई हैं हिस्ट्री को मस्क करके, उसमें भी इंडियंस ये बात एक्नॉलेज करते हैं कि मुसलमान रूलर आता था और वो कहता था कि मेरा ख्वाब है कि मैं इंडिया को इकट्ठा करूं। और वो इंडिया को इकट्ठा कैसे करता था, क्योंकि बैकग्राउंड में एक पॉलिटिकल कल्चरल सोशल एथॉस है इस्लाम का, जो कलेक्टिव पॉलिटिकल मॉडल और बड़ी बड़ी रियासतें और दरमियान में एक दारुल खिलाफा और यकजाई के ऊपर बेस करते, तो इस वजह से वो इकट्ठा करता था। हिस्टोरिकली अगर आप इसको, इस खत्ते को देखें, तो अगर मुसलमान रूलर नहीं है ऊपर विद ऑल इट्स पॉलिटिकल एथॉस एंड पॉलिटिकल बैकिंग एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, तो फिर ये जो इंडियंस हैं, ये आपस में, हिंदूज हैं मेनली, ये आपस में लड़ते रहते थे, छोटी छोटी रियासतों में तकसीम रहते थे। जिन राज्यों की आपस में बच्चों की शादियां हो जाती थी उन रियासतों के अच्छे ताल्लुकात हो जाते थे, जिनकी नहीं होती थी वो आपस में लड़ते रहते थे। प्रैक्टिकली दुनिया के ऊपर कोई खातिर खा ना दुनिया की इकोनॉमी में, ना जियो स्ट्रेटजी में, ना पॉलिटिक्स में, ना जियो इकोनॉमी में, कहीं पर भी इंडिया का कोई वजूद नहीं था। हमेशा मुसलमान ही हैं जिन्होंने इनको वो सिस्टम दिया कि जिसके बाद इंडिया यूनाइट रहा। 1000 साल के बाद पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि भारत के ऊपर हिंदूस की हुकूमत आई 47 में। और फिर वो आने के बाद भी इतनी ज़्यादा इसके अंदर बाइफिकेशन सी कि वो पूरे हिंदुइज़्म की भी हुकूमत नहीं आ सकी। एक छोटी सी माइनॉरिटी है जिसको ब्राह्मण कहते हैं, वो इनको लीड कर रहे हैं, वो इनको रूल कर रहे हैं, वो इनकी इकोनॉमी को भी कंट्रोल करते हैं, मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं, फाइनेंस को भी कंट्रोल करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल करते हैं, जुडिशरी को भी कंट्रोल करते हैं, मिलिट्री को भी कंट्रोल करते हैं, और इवेंचुअली पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करते हैं। उसी तरह जिस तरह इसराइल के अंदर एक छोटी सी फैक्शन है, ज़ायनिस्ट जिनको कहते हैं, वो
जिनके बारे में ऑर्थोडॉक्स ज्यूज कहते हैं कि इनका जुडाइज्म के साथ भी कोई लिंक नहीं है, वो पूरे के पूरे इसराइल की इकोनॉमी, फाइनेंस और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल, उसी मॉडल के ऊपर ये यहाँ पे जो ब्राह्मणाइज्ड कल्चर है वो उनको वो रूल कर रहे हैं। सो ये एक एनॉमली क्रिएट हुई कि पहली दफ़ा 1000 सालों में इतने बड़े खत्ते के ऊपर, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ज्योग्राफी के ऊपर ब्राह्मणों की हुक्म। फिर उसके बाद दूसरी एनॉमली ये थी कि ब्राह्मणाइज्ड जो एलीट इंडिया को रूल कर रही है उसके पास बैकग्राउंड में कोई फ्रेमवर्क ही मौजूद नहीं है इतनी ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को अपने साथ लेके चलने का। 20 करोड़ मुसलमान हैं, सिख हैं, जो क्रिश्चियंस हैं। तो इस वजह से उनके पास एक ही मॉडल है जो उन्होंने हिटलर से अडॉप्ट किया, और वो है कि आपके खिलाफ जो भी माइनॉरिटी या तो फोर्सफुली उसको कन्वर्ट करें। जैसे आपने देखा 1937 में जब कांग्रेस की हुकूमत आई तो सबसे पहले उन्होंने शुद्धि मूवमेंट लॉन्च की, जिसमें मुसलमानों को ज़बरदस्ती ग्राउंड्स में बिठाया जाता था और उनको कहते थे कि आप शुद्ध हों, यानी दोबारा प्योर हों हिंदुओं के, ज़बरदस्ती उनको हिंदू किया जाता था। सो इनके पास वही मॉडल है, और वही मॉडल इन्होंने 2014 में मोदी ने आने के बाद उसको बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ इंप्लीमेंट किया कि तमाम माइनॉरिटीज़ से उनकी इनफरादियत जो है वो छीन ली जाए, या वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाएं, या हिंदुइज्म में भी वो दलित और शूद्र वाली जगह पे कन्वर्ट हो जाएं, या फिर वो इंडिया छोड़ के चले जाएं। सो यही मॉडल उनके पास है जिसके रिपरकशंस जो हैं वो आ रहे हैं। तीसरा, इकोनॉमिकली अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया की इकोनॉमी इज़ ऑल्सो अ फसाड, और उसमें आप बात तो वो विश्व गुरु और वो सारी करते हैं, लेकिन इंडिया डिपेंडेंट है। टॉप 6 कंट्रीज जहाँ पे वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो गल्फ कंट्री मुसलमान ममालिक हैं, जहाँ से रेमिटेंसेज आ रही हैं वो मुसलमान ममालिक हैं, और इंडिकेटर्स इनके जितने भी हैं, इनके जो जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक है वैसे इंडिया का जो नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, उसका जो हेड है वो बाकायदा तौर पर कह चुका है कि हम अपने जो फैक्ट्स हैं उनको फज करते हैं, हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी नजर आती है। और ग्राउंड के ऊपर आपको चीज़ें भी नजर आती हैं। सबसे ज़्यादा डॉग बाइट्स के साथ मरने वाले जो लोग हैं उनमें इंडिया टॉप 5 टॉप 6 में है। सबसे ज़्यादा स्नेक बाइट से मरने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा तादाद में इंडिया में पाए जाते हैं। बीमारियां जो हैं, जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर सबसे ज़्यादा होती हैं, वो भारत के अंदर, वो दुनिया का सबसे बड़ा स्लम भारत के अंदर मौजूद है। 50% पॉपुलेशन के पास दे डोंट हैव अ वॉशरूम टू डेफिकेट। उसके अलावा सबसे ज़्यादा भूख से मरने वाले लोग भारत के अंदर आपको पाए जाते हैं। फिर आटा जिन लोगों के पास गंदम रोटी खाने को नहीं है सबसे ज़्यादा, वो आपको भारत में पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेप भारत में होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा किसान जो सुसाइड करते हैं फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, वो भारत में करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा औरतों के साथ ज्यादती जिस मुल्क में होती है वो भारत में। सो ये सारे इंडिकेटर्स शो करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज होती हैं उनमें इस तरह की चीज़ें नहीं होती। द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट बेसिकली ईट्स काउज डंग इज इंडिया। सो ये सारे जो पेगनिज्म, मिसाल के तौर पे जो हम किताबों में पढ़ते थे कि इस्लाम के आने से पहले बेटियों को जिंदा दफन किया जाता, पेगन कल्चर था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज इस ब्रीफिंग के अंदर जो क्लिप्स दिखाए गए वो उस दौर की याद दिलाते कि इस हद तक जहालत आज 21वीं सदी में भी भारत में मौजूद है। सो ये एक तीसरा इनका रीज़न है। चौथा रिलीजियस रीज़न है। रिलीजियसली जिस तरीके से ये इनका कास्ट कल्चर है, यानी 52% जो हैं हिंदूज़ वो दलित्स हैं जिनको ये हाथ नहीं लगाते, जिनका जो अगर पानी पी लें तो उस कुएं से ये लोग पानी नहीं पीते। इसके ऊपर बाकायदा इंडिया में मूवीज़ बन चुकी हैं, सारा कुछ हो चुका है। अभी रिसेंटली एक बीजेपी का एक पॉलिटिकल वर्कर था जो कि एक दलित की, ही वाज बेसिकली यूरिनेटिंग ऑन अ दलित, और वो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। सो ये दलित्स वाला मामला है। और फिर उसके बाद मल्टीपल अदर रीजंस, द वे दे आर हैंडलिंग थिंग्स, उसकी वजह से इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। ग्रेगरी स्टैंटन ने 2030 का टाइम दिया था, लेकिन इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि इंडिया में इंसानी तारीख का सबसे बड़ा जेनोसाइड जो है वो होगा। और अब ग्रेगरी स्टैंटन ने आपसे कई साल पहले ये बात की थी कि 2030 तक सबसे बड़ा जेनोसाइड होगा। वो जेनोसाइड ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन आप लोगों को मीडिया के ऊपर वो चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती, बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस इंडियन मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय द बीजेपी लेड वो जो बिजनेस गैंग्स हैं अबानी और अडानी के, द क्रोनीज ऑफ मोदी, वो गुजरात का जो गैंग ऑफ 5 है वो इसको मीडिया को कंट्रोल करते हैं। तो आपको उस तरीके से चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेंसर करके दिखाया जाता है दुनिया। अब इस सिक्योरिटी ब्रीफिंग में ये कहा गया कि आपके बॉर्डर के साथ बिल्कुल अगर इतना बड़ा जेनोसाइड हो तो उसके रिपरकशंस तो हर जगह के ऊपर आएंगे।
पूरे खित्ते के ऊपर आएंगे। 1 अरब आबादी के अंदर अगर आप जेनोसाइड करें तो जाहिर है एक छोटा सा इफेक्ट ये होगा कि जेनोसाइड से बचने के लिए लोग इर्द गिर्द के मुल्कों में जाएंगे, 7 सिस्टर स्टेट से निकलेंगे आगे पीछे। सो कहने का मकसद ये है कि इस जेनोसाइड के बारे में इंडिया तो इसको छुपा रहा है, जो बारीकी से इंडिया को देख रहे हैं उनको तो पता है होने वाला है, लेकिन इस दुनिया में अगर भारतीयों को सबसे ज्यादा कोई जानता है तो वो पाकिस्तानी है। बिकॉज सांजू ने कहा था, नो आप इफ यू नो योर एनिमी यू हैव वन हाफ द वॉर, आबादी वॉर जीत जाते हैं। सो वो पाकिस्तानीज हैं, और पाकिस्तानियों का पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानियों का ये फ़र्ज़ है अपनी कैपेसिटी के अंदर कि वो पूरी दुनिया के सामने, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे आपके फिज़िकल मीटिंग्स हैं, गैदरिंग्स हैं, टीचर्स हैं, वो पूरी दुनिया के सामने ये जेनोसाइड की हकीकत भारत की लेके आए। ये सब की जिम्मेदारी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम दुनिया को बाकायदा तौर के ऊपर वार्न करें, दुनिया को प्रिपेयर करें कि इंडिया के अंदर ये चीज़, ये आतिशफशां है, ये वॉल्केनो है जो इरप्ट होने वाला है, इसके आफ्टर शॉक्स को आपने कैसे डील करना है। सो बेसिकली दिस वाज जो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये उस ब्रीफिंग के अंदर बात की गई। इसके बाद एक ज़ाहिर है सवालात भी कुछ हुए जिसमें पूछा गया कि क्या पाकिस्तान को भारत से कोई थ्रेट है। तो उसका क्रक्स मैं ये बता देता हूँ कि बड़ा वाज़ेह तौर पर ये बता दिया गया कि थ्रेट तो ज़ाहिर है, ऐसी बात नहीं है कि भारत पाकिस्तान पे कभी दोबारा हमला नहीं करेगा, तो भारत से थ्रेट तो है, लेकिन भारत में अब वो कैपेसिटी नहीं है कि पाकिस्तान उससे थ्रेटेंड फील करे। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। येस, द थ्रेट इज़ देयर, बट इंडिया डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू थ्रेटन पाकिस्तान। वो हमने मार्का हक में करके भी दिखाया। और पाकिस्तान का स्टैंस भारत को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो इस ब्रीफिंग के बाद सामने आई हैं कि पाकिस्तान की स्टेट का क्या आउटलुक है इंडिया को लेके, पाकिस्तान इंडिया को कहाँ पे गॉज करता है, पाकिस्तान किस नज़र से इस वक्त इंडिया को देख रहे हैं। इट इज़ प्रैक्टिकली वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी इसके अंदर एक और इंडिकेटर भी जो इंडिया के कलैप्स का या इंडिया की डिसइंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा मुहर्रिक बन सकता है, वो दैट इज़ बेसिकली द फ्रीडम स्ट्रगल्स दैट आर देयर इन इंडिया, और सारी की सारी इंडिजिनस हैं। एवरी फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया इज़ इंडिजिनस। टीटीपी और बीएलए पाकिस्तान के अंदर, फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान तो इंडिया ने क्रिएट किए ना। अजित कुमार डोवल ने कहा, हम वी आर गोइंग थ्रू ऑफेंसिव डिफेंस, विल पे देम, विल बाय देम, और हम इस तरीके से काम करेंगे अंडर द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, अजित कुमार डोवल के अल्फाज से। सो इन्होंने क्रिएट किया टीटीपी को, बीएलए को इन्होंने क्रिएट किया। 20 साल, 25 साल, 30 साल की दहशतगर्दी के बावजूद वो 1500 से 2000 के करीब बीएलए वाले हैं, जिनको हमने पहले 2-3 इस महीने के पहले 2 महीने इस साल के पहले 2 महीनों के अंदर हमने तकरीबन 30 से 35% बीएलए के दहशतगर्दों को वाइप आउट किया। टीटीपी के खिलाफ भी हम आप अफगानिस्तान के अंदर भी कर रहे हैं। सो दीज आर बेसिकली ये आर्टिफिशियल टेररिस्ट आउटफिट्स हैं। इंडिया के अंदर जो फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं वो 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी नहीं है। नागालैंड की जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो दुनिया की सबसे पुरानी फ्रीडम स्ट्रगल है। मणिपुर के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल है, सिक्किम के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं साउथ की तरफ, वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल्स है। खालिस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल है। कश्मीर तो खैर इंडिया का पार्ट ही नहीं है, तो वो तो एक और चीज़ है, वो तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। जहाँ पे यहीं सिक्योरिटी ब्रीफिंग के अंदर ही ये बात की गई कि वहाँ पे 3000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है और 7 लोगों के ऊपर एक फ़ौजी है। वो तो खैर कश्मीर का तो एक केस जो है वही डिफरेंट है, वो एक इट्स डिस्प्यूटेड टेरिटरी। और मेनलैंड इंडिया के अंदर बेतहाशा आज़ादी की तहरीकें, ये तमाम इंडिकेटर्स, या तो कहीं हो ना कि हर इनकी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको कहीं बाहर से सपोर्ट मिल रही हो या ये वो, नहीं, वो तमाम फ्रीडम स्ट्रगल्स विदाउट एनी इंटरनेशनल सपोर्ट, ना बांग्लादेश की सपोर्ट है, ना म्यांमार की, ना नेपाल, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, फिर भी वो पिछले 70-80 सालों से इंडियन उसको दबाने में नाकाम रहे। सो बेसिकली ये तमाम इंडिकेटर्स इस बात के हैं कि बहुत बुरी डिसइंटीग्रेशन जो है वो इंडिया के अंदर, इट्स लर्किंग जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और इट्स अबाउट टाइम कि ये होगा। इट्स अ राइटिंग ऑन द वॉल, इट्स समथिंग दैट आई मीन जो जितने भी इंडिकेटर्स, जितने भी साइंस हैं वो सारे इसी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। सो बेसिकली दिस वाज द क्रक्स ऑफ दिस एक्सेप्शनल briefing that took place today. Clearly
it defines Pakistan's posture, clearly defines where Pakistan is, clearly shows कि पाकिस्तान की लीडरशिप अल्लाह के फजल से कितनी कॉन्फिडेंट है, कितनी कैलकुलेटेड है, किस तरीके से भारत को देख रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सारी बातें की गई, दे वर ऑल बैक्ड बाय फैक्ट्स, दे वर बैक्ड बाय एविडेंस, दे वर बैक्ड बाय लॉजिक। और आई बिलीव कि हर पाकिस्तान, एंड आई ऑल्सो बिलीव कि हर पाकिस्तानी का एक्चुअली ये फ़र्ज़ है कि वो पूरी दुनिया को बताए कि इंडियंस कौन है। इन्होंने अमेरिका के साथ डॉज किया, चाइना के साथ डॉज किया, रशिया के साथ डॉज, याद है आपको वो अमेरिका के साथ डीलिंग भी कर रहे थे, रशिया से ऑयल लेके यूरोप को भी दे रहे थे, यूक्रेन की वॉर को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे। यूरोप के साथ भी इन्होंने डॉज किया। इन्होंने दुनिया के पाकिस्तान के साथ इवन दे स्टैब्ड पाकिस्तान इन द बैक मल्टीपल टाइम्स। पाकिस्तान के वजूद को कभी तस्लीम नहीं किया। 65 के अंदर इन्होंने 65 से पहले 47 ऑनवर्ड्स कश्मीर वाला मसला इन्होंने खड़ा कर दिया, 65 पाकिस्तान पे हमला कर दिया। 71 से पहले इन्होंने मुक्ति बानी, 65 के बाद अगरतला साजिश की, 67 में मुक्ति बानी बनाई, दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम, 10 लाख फाइटर्स मिलिटेंट दहशतगर्द थे जिसके, फिर पाकिस्तान को इन्होंने जिस तरीके से तोड़ा। फिर उसके बाद इन्होंने श्रीलंका के अंदर LTTE तामिल टाइगर्स बनाई। साउथ एशिया के अंदर सबसे पहली सुसाइड बॉम्बिंग इन्होंने करवाई, ब्लैक टाइगर्स के नाम से एक डेडिकेटेड सुसाइड स्क्वाड बनाया तामिल टाइगर्स का, जिसकी तर्ज पे इन्होंने अब मजीद ब्रिगेड बनाई है BLA की। फिर उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से TTP बनाई, BLA बनाई, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई, फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान के साथ। सो दे हैव ऑलवेज स्टैब्ड पाकिस्तान इन द बैक। एंड उनकी पार्लियामेंट जो है उसके अंदर उन्होंने अखंड भारत का जो नक्शा लगाया है, और फिर उसके बाद जिन एरियाज़ को वो क्लेम करते हैं कि वो इंडिया का पार्ट है, उनकी फिर इन्होंने सीट्स भी मुख्तस की हुई हैं अपनी पार्लियामेंट में। अमित शाह ने ख़ुद तकरीर करके कहा कि ये इलाके जो हैं, ये जब आप पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करेंगे, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, तो हम वहाँ के जो MPs हैं उनको इन सीट्स के ऊपर बिठाएंगे। सो दीज ऑल पॉइंट्स आउट टूवर्ड्स अ वेरी जो जैसी एग्जैक्टली कलैप्स से पहले हिटलर की सोच थी। ये भी गुलवारकर भी हिटलर का एक फॉलोअर है, और इनको इसको जो RSS है बेसिकली इट्स द साउथ एशियन नाज़ीज़, जो पाकिस्तान और बाकी पूरी दुनिया को जिस तरीके का उनका वर्ल्ड व्यू है, तो इन तमाम चीज़ों को बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इस डिस्कशन के अंदर एक्सप्लेन किया गया, और बड़ा क्लियर एक फ्यूचर का लेआउट प्रेजेंट किया गया पाकिस्तान और पाकिस्तानीज़ के लिए। दिस इज़ द मोस्ट सीक्रेट मिशन इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, कि आप पूरी दुनिया को, दुनिया की इंसानी 1 अरब से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, जो छोटा सा भी, जो कोई जेनोसाइड भी छोटा जेनोसाइड नहीं होता, लेकिन छोटा सा भी जेनोसाइड अगर इंडिया में हुआ तो वो इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा जेनोसाइड होगा। द वर्ल्ड नीड्स टू नो दिस बिफोर हैंड, क्योंकि पाकिस्तान को नज़र आ रहा है, दुनिया में जो बारीकी से इंडिया को देख रहे हैं उनका नज़र आ रहा है, दुनिया की 6 बिलियन आवाम को भी ये बात नज़र आनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।